चलिए एफएमसीजी स्पेस की बात करते हैं। आज एचयूएल के नतीजे आए हैं और स्टॉक जो है थोड़ा दबाव में है, 1.5% नीचे इस समय। और अगर हम एचयूएल के वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ 4% रहा, जो एक्सपेक्टेड था वो 2 to 3% था, तो बेटर वहाँ पे नतीजे आए। नेट प्रॉफिट वाज डाउन 13.7%, रेवेन्यू अप 2.6%, एबिटा अप 2% at 3640 crore, margins at 23% versus 23.2, एक गिरावट नतीजों के बाद और इसके बाद एक बाउंस बैक। वहीं अगर हम देखें तो ब्रिटानिया और मैरिको के नतीजे बेहतर रहे थे और ब्रिटानिया आज भी 2% ऊपर है, मैरिको में भी आज हल्का हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। अगर हम एफएमसीजी स्पेस की बात करें समीर सर, अब नतीजे मोरलेस सभी के आ चुके हैं, सो कुछ दिख रहा है वहाँ पे जीएसटी कट का कुछ इम्पैक्ट आपको लगता है कि अभी भी हमको 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए? तो जीएसटी के कट के इम्पैक्ट का आई डोंट थिंक एफएमसीजी कंपनीज में उतना डायरेक्ट बेनिफिट आ सकता था। यू सेइंग कि अगर जीएसटी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर टूथपेस्ट पे या सोप पे 10 रुपए से, आई मीन 18% से, आई एम नॉट सेइंग इट वाज 80, आई एम जस्ट सेइंग 12% से 6 5 भी किया, तो आर यू गोइंग टू शावर नाउ इंस्टेड ऑफ 2 times 3 times a day या 4 times a day या ब्रश योर टीथ मोर ऑफन? नहीं, वो नहीं करने वाले। जी। These were necessities of life जो आप खरीदते थे irrespective of the GST. So that volume growth उस वजह से नहीं आएगा जो एक्चुअली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आ सकती थी, जैसे कि ऑटो में आई थी। सो आई कंटिन्यू टू बिलीव कि एफएमसीजी काउंटर्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत है। न्यू कंपनीज आर कमिंग, लॉन्चिंग न्यू I won't say new products, but products with slight differentiation. True. And trying to capture True. some amount of market share. And then eventually companies like HUL, ITC, जैसे FMCG, ITC, FMCG, Imami, they are looking at acquiring these smaller companies जो नए brands launch कर रहे हैं, and they become in effect part of their larger portfolio, and they can cater to all verticals, meaning the lowest class, the mid levels, the premium customer. So that business model is not going to change in a rush. And ये IT companies, FMCG companies, unfortunately, are still trading at 50 times, 40 times earnings, जहाँ volume growth 4-5% है. तो it becomes difficult to justify. I agree, B2C businesses है, operating leverages बहुत strong है, क्योंकि अगर volume growth आने लगा, तो then profits can change quite significantly, क्योंकि they have अगर आप HUL की बात करें, they are working on negative working cash capex, यानी कि they manufacture products from outside, they sell it, they are managing money. तो from that angle everything is good, but valuations थोड़े से अभी भी मुझे on the higher side लग रहे हैं. Maybe a little more consolidation could probably happen. Not as bullish on FMCG as I am on discretionary. Do we believe कि volume growth आएगा? या 4-5-6% volume growth आएगा, but that is nothing great to speak about when I'm looking at it from जो valuation multiple मिल रहा है. So I would, for me, those are right now in a void. चलिए कुछ स्टॉक्स हम मिड कैप स्पेस में देखते हैं। फिनोलेक्स पाइप्स आज 192 पे कामकाज कर रहा है, 6% का इजाफा यहाँ पे है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एलगी इक्विपमेंट्स भी 4% ऊपर है, 517 के लेवल पे है। तो इन स्टॉक्स में से कोई ट्रैक कर रहे हैं आप अंशुल? फिनोलेक्स पाइप्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलगी इक्विपमेंट्स? मैडम फिन पाइप एक स्टॉक, इसमें नीचे से बहुत बेहतरीन बाउंस बैक आ रहा है। अब बाउंस बैक आपको प्ले करना है, मतलब इस टाइप के बीट एंड डाउन काउंटर्स में बाउंस बैक प्ले करना है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो में आपको एक बाउंस बैक वाला स्टॉक कैसे प्ले करना है वो बता दूंगा। कहीं कोई न्यूज शो या न्यूज ट्रिगर होना चाहिए, फिलहाल इसमें नहीं है, तो मैं इसको नहीं प्ले करूंगा, बट नॉनदलेस ये बाउंस बैक कर रहा है, 199 तक आ सकता है। दूसरा आपने एससीआई बताया, एससीआई 78 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न बना है, ब्रेकआउट पॉइंट 274-277 की जोन पे है, वहीं पे आके खड़ा हुआ है। मूविंग एवरेज पीछे छूट गए हैं 227 पे, यानी ऑलमोस्ट 20% नीचे। 4-6 हफ्ते अगर कंसोलिडेट करता है इस जोन में और फिर ब्रेकआउट देता है तो इंटरेस्ट आएगा, और नहीं तो ये फेल कर जाएगा और वापस से 185 की तरफ आएगा। तो मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है। 4-6 हफ्ते मूविंग एवरेज कैचअप पे क्या करता है उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा कि ये क्या करेगा। तो उस पर क्या कहते हैं, वॉच लिस्ट में जरूर है, बट अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एलगी इक्विपमेंट सेम, नीचे से बाउंस बैक कर रहा है, बीट एंड डाउन काउंटर है, वीकली चार्ट्स पे करेक्ट हो चुका है 26 हफ्ते में 32%,
और अगर 83 हफ्ते में देखें तो 45%, बट कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि मैं बॉटम बाउंस प्ले करूं, तो आई वुड अवॉइड दिस काउंटर। बट अगर बाउंस किया तो 552 तक जाएगा। तो बॉटम बाउंस कैसे प्ले करना है या डेड कैट बाउंस कैसे प्ले करना है, मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो तरीका भी बता दूंगा, स्टॉक भी बता दूंगा। कल से एक स्टॉक दिया है, 5-6% चल भी चुका है, तो मैं आपको लास्ट में तरीका बताऊंगा कि अगर प्ले करना है तो कैसे करना चाहिए। समीर सर, जैसे आपने कहा कि द मेजर इवेंट्स आर ओवर और अब तो अर्निंग्स पे नज़र रहेगी, तो ऐसे मार्केट में, ऐसे माहौल में, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज, हाउ डू यू व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी शुड बी रियली अडॉप्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट? ये मैं रिटेल के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रही हूँ आपसे कि क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में, बिकॉज नथिंग इज क्लियर। एब्सोल्युटली, अभी क्लैरिटी नहीं है और मोस्ट मेजर इवेंट्स आर ओवर। वन मेजर इवेंट स्टिल लाइज अनक्लियर, जो ईरान और यूएस की वॉर है। अगर वो कुछ होता है एंड क्रूड प्राइसेस गो अप, देन इट कुड लीड टू सम अमाउंट ऑफ करेक्शन, शार्प करेक्शन इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडिया का इतना ऑयल का इंपोर्ट है। इट कुड लीड टू आइदर इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट कटिंग एक्साइज, जो गवर्नमेंट की balances can be thrown off again. So, there are a lot of ifs and buts, वो uncertainty है. But आपने जो question पूछा, what should you do when you are in a situation like this? तो what my suggestion, और जो हम always advise करते हैं लोगों से, take a 3 to 5 year view on a particular sector. Okay. अगर आपको वो सेक्टर 3 to 5 years से अच्छा लगता है, then which are the companies that will be the benefactors of growth, जो tailwinds होते हैं, which will be the ones that capitalize on them and get the benefits of that growth. Now, how will their ROEs move, यानी कि return on equity या return on capital move, जब वो सब benefits आती है? ये अगर ROE 15 के ऊपर है, it's very good. अगर 20 के ऊपर है, even better. Similar ROCE अगर 15 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। 25 के ऊपर कोई कंपनीज होती है, वो तो बहुत अच्छी है। And then see where they trade on valuation multiple basis what the ROE is. अगर ROE is 15 होती है तो then the PE multiple should obviously be lower. If ROE is 25, PE multiple can be higher. वो basis पे अगर आप portfolio build करें and identify maybe 6 sectors जो आपको अच्छे लगते हैं, in those 6 sectors maybe 1 or 2 stocks each जो आपको अच्छे लगते हैं, and build a portfolio based on that. अगर आप वो करते हैं, इवेंचुअली यू विल मेक गुड मनी। और फिर आपको सिर्फ ट्रैक करना है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये कंपनी मीट कर रही है, वो सेक्टर मीट कर रही है, बिकॉज यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग राइट। आज हम भी इतने सालों से मार्केट में हैं, वी ऑल्सो मेक रॉन्ग बेट्स, राइट? वी ऑल्सो गेट थिंग्स रॉन्ग। बट इफ अगर आपके पोर्टफोलियो में यू कैन गेट इवन 60 to 70% ऑफ द स्ट्रैटेजी करेक्ट, यू विल मेक गुड रिटर्न्स। एंड जहां पे आपको नहीं मिल रहा है, यू मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे विल नेवर, जो भी इवेंट्स आते हैं बोल के नहीं आते। Nobody knew कि COVID would come and it would destroy portfolios. Nobody knew कि Russia would suddenly start attacking Ukraine or that affected. Nobody knew Donald Trump will win and suddenly start putting all these import duties. They all keep happening over a period of time. So there will be volatility, but अगर आपका thesis right रहता है, and especially if you focus more on India focused companies, I think you can make very good returns, क्योंकि इंडिया में अभी भी मुझे लगता है for the next 5-6 years you will get volatility in growth. 7 may go down to 5 will go up to 7, maybe 7 can become 8. But long term basis पे अगर आप 5 years basis पे देखें तो I think India is one of the strongest growth countries. And just identify good companies with good valuations, you will make returns on the market. So one domestic theme that you like the most? So I am very positive on the energy theme. मैं काफी टाइम से positive रहा हूँ उस पे। Okay. I think अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है। आई वुड इवन से लुक एट, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं क्योंकि ये पीपीएस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ नहीं साइन हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कुड गो थ्रू एक फ्लक्स या एक प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से द एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी इज स्टिल वेरी वेरी गुड, सो दैट इज वन सेक्टर टू फोकस ऑन। एंड आई वांट टू स्पेसिफाई वन अदर इजी सेक्टर आप खेल सकते हैं अगर इंडिया ग्रो करनी है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बिना वो हो ही नहीं सकती। इफ यू आर टेकिंग अ बेट ऑन इंडिया, द इजीएस्ट वे टू टेक विदाउट टेकिंग एनी सेक्टोरल बेट इज टू बेट ऑन द बैंकिंग स्पेस, क्योंकि
लेट अस अज्यूम ऑटो ग्रो करती है तो फिर यू मे नॉट हैव बेटर नेट, बट अगर ऑटो ग्रो करती है तो ऑटो लोन्स ग्रो लोन्स करेंगे, अगर ट्रू हाउ रियल एस्टेट ग्रो करती है तो रियल एस्टेट लोन्स ग्रो करेंगे, ट्रू इफ कॉर्पोरेट इंडिया इज डूइंग वेल कॉर्पोरेट लोन्स ग्रो करेंगे. तो इजीएस्ट वे विदाउट टेकिंग अ रिस्क ऑन एनी सेक्टर टू प्ले द एंटायर स्पेस इज प्ले द बैंकिंग स्पेस. एंड अगर आपको 15 से 20% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट मिलता है वो सेक्टर में ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स, दैट्स ग्रेट. बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी है टू मेक मोर देन दैट, क्योंकि देयर आर काउंटर्स व्हिच आर ग्रोइंग फास्टर, स्मॉलर बैंक्स जो स्पेशलाइज करते हैं दूसरे सेक्टर्स में. सो आइडेंटिफाई दोस एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन दोस. जो दो स्टॉक्स पे मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी पॉजिटिव हूँ, आई विल गिव यू माय टेक ऑन देम. एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे मैं अगेन डिस्क्लेमर आई एम इन्वेस्टेड, ओके, सो प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से वहां पे एक री रेटिंग स्टोरी भी आएगी और ग्रोथ स्टोरी भी आएगी. और दूसरा है इंडसइंड बैंक, जहां पे पेन पॉइंट सब खत्म हो चुके हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, जैसे उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी वहां पे भी एक री रेटिंग हो सकती है. सो दीस आर टू बैंक स्टॉक्स आई हैव बेटर. समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू वेरी मच. हाँ अंशुल, अब आपसे बात करते हैं और आपके लिए जो एक सवाल आया है वो ले लेते हैं. आदित्य का सवाल है, वो पूछते हैं गोकुलदास उनके पास है 810 रुपये में, इंडसइंड बैंक है 899 में, और स्वान कॉप है, स्वान कॉप इज 495. इन तीनों पे आपकी क्या एडवाइस रहेगी? स्वान का तो 437 के नीचे है. मे भी अगर किसी दिन ब्रेकडाउन बना तो 362 आने की पॉसिबिलिटी मोर देन 80% है. मैं बेरिश हूँ स्टॉक पे. इंडसइंड बैंक तो हमेशा की तरह बुलिश हूँ. 1084 यहीं पे बाय कर लेना चाहिए. और हम लोग वही बात कर रहे थे, समीर जी भी बाय देखे गए तो कॉन्फिडेंस डबल हो गया. दूसरा गोकुलदास एक्सपोर्ट अपना गैप जो ये वेटनेसडे को गैप अप खुला था, गैप लोअर एंड था 751, कल उसके नीचे क्लोज किया और आज वर्टिकली रिवर्सल कर रहा है. 780 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉक में अच्छी तेजी आ जाएगी. फिर 860 और 920 तक के लिए, सब्जेक्ट टू फूफा जी नाराज ना हो. ये डिस्क्लेमर आपका अच्छा है, फूफा जी नाराज ना हो, क्योंकि टेक्सटाइल में जब बांग्लादेश पे उन्होंने ड्यूटी घटा दी तो उस दिन हमारे सारे टेक्सटाइल शेयर्स जो है वो नीचे टैंक कर गए थे, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी देखने को उसी दिन बोले थे कि फूफा अभी मान गया है, थोड़ी देर बाद फिर नाराज हो जाएगा कि चाय आई है, गरम आ गई तो ज्यादा गरम आ गई, ठंडी आई तो ठंडी आ गई, उस पर मलाई जम गई, और ठीक ठाक टेम्परेचर पे दी तो हैंडल नहीं है, कप पकड़ने में हाथ जल गया, हैंडल है तो हैंडल छोटा है, मेरी उंगली नहीं उसमें आ पा रही है. तो फूफा को तो नाराज होना है तो उसको तो बहाना ही चाहिए. चलिए एक और सवाल ले देती हूँ. निलय का सवाल है, जेके पेपर एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज पर बताइए अंशुल सर क्या करें? जेके पेपर मैडम मैं नोट करके लाया था, ये जो बॉटम बाउंस या जिसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं, ये प्ले करने के लिए आप बोले तो स्क्रीन शेयर करूं. 3-4 चीजें और भी दिखानी है. अवंती फीड पे अपनी पीठ ऐसे वेरी गुड वाला वो भी कराना है. अच्छा हाँ चलिए. अवंती फीड्स तो मतलब आई थिंक एक सप्ताह में 26% रन अप. अवंती फीड आपको याद है, गला थक गया मेरा बोलते बोलते. 426 हफ्ते का बेस बना है. इसका ब्रेकआउट जिस दिन 900, 880, 900 के ऊपर आए, आंख बंद करके स्टॉक दबा लेना. उसमें भी एक फेल्ड ब्रेकआउट के बाद आया है, तो रिटेल कंप्लीटली इससे बाहर रहेगा. जो नॉर्मल रिटेल है, जो नहीं मतलब देखता सुनता पड़ता है, वो ये ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट नहीं बाय करता. मैं हमेशा बोलता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट्स आर मोर पावरफुल, थर्ड अटेम्प्ट्स आर मोस्ट पावरफुल. आप देखो 2 हफ्ते में 900 का ब्रेकआउट 1395 खड़ा है. अब यहाँ पे कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक 75%, 25% 1700 के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज फिर क्या हुए, दूर हो गए. कैचअप के लिए वेट करेंगे. तो जो हमने हिंदुस्तान जिंक नाल्को वगैरह में डिस्कस किया. दूसरा मेरे को क्या दिखाना था, अवंती हो गया, बजाज ऑटो दिखाना था जी. नहीं एक मिनट पहले मैं बड़े बड़े डिस्कस कर दूं, फिर मैं लास्ट में 2 स्टॉक डिस्कस करूंगा. बजाज ऑटो आपको याद है डेली चार्ट पे यहाँ हमने डिस्कस किया था, 9254 का ब्रेकआउट है. ये स्टॉक अपना गैप फिल करने यहाँ 11,000 तक जाएगा. देखिए 10,000 तक गया, 9,900 तक.
पुल बैक लिया इनटू मूविंग एवरेज, ये क्यों नीचे आया, मूविंग एवरेज से दूर था। फिर आके यहाँ पे मूविंग एवरेज पे परसों हायर लो बनाया, तो 2 दिन से मीडिया पे बाई दे रहा हूँ, फिर ये हाई पे आ गया है, मूविंग एवरेज कैचअप होगा तो फिर तेजी आएगी। तो अभी बाई क्या करना है, आइशर और ये तो चल गया है, अभी बाई करना है आपको, इमीडिएट नहीं लेकिन आपको बाई करना है हीरो मोटो, इस पे ध्यान रखिए। 74 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट प्लस ये पूरा पोल एंड फ्लैग के टॉप पे खड़ा है, जैसे ही डेली चार्ट पे 57-77 के ऊपर क्लोजिंग आए, सीधा ये ग्रीन एरिया जो अनमिटिगेटेड लेवल है ये खुल जाएगा। अभी अनमिटिगेटेड क्यों खुलेगा, ये आगे हम जेके पेपर और इसमें एक और स्टॉक में डिस्कस करेंगे, एसईपीसी जहां बाई लूंगा। जैसे ही 57-77 के ऊपर क्लोज आए 6045 तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। तीसरा स्टॉक महिंद्रा लॉजिस्टिक, डेली चार्ट पे मस्त ब्रेकआउट आया है 140 दिन का 377 पे, उसमें भी नीचे यहाँ पे ये पूरा देख रहे हैं नीचे, या वीक लॉन्ग्स को पहले एलिमिनेट किया और उसके बाद गैप के साथ, अच्छी अर्निंग्स के साथ गैप के साथ स्टॉक चलना स्टार्ट किया। ये गैप के साथ इसको रिक्लेम किया, जो हम प्ले करते हैं कि बॉक्स लो के नीचे ट्रैप बने तो फिर बाई करना है, बॉक्स हाई तुरंत आया ब्रेकआउट लिया, मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कीजिए, मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद खरीदेंगे। ये अनमिटिगेटेड लेवल तो ठीक है, 470 का टारगेट खुल जाएगा आपका। एक और स्टॉक बड़ा वाला दे देता हूं जो आप लोगों को पसंद है, मेरे को छोटे वाले पसंद है, श्रीराम फाइनेंस। सुबह भी ये चैनल पे बाय दिया है, 26 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, उसके बाद 2 दिन की इनसाइड बार, आज ओपन लो के साथ चला था इसलिए बाय दिया था। ये भी 1120 1150 जा रहा है, टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। सेम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट था, बड़ी मूव मिली, सेम पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट था, मूव लेके फिर कंसोलिडेट किया, सेम पैटर्न फिर ब्रेकआउट लेके बड़ी मूव किया, फिर सेम पैटर्न बन रहा है, बड़ी मूव आ सकती है। तो श्रीराम फाइनेंस आपको याद भी होगा, अपन पहले भी ये वाला जब ब्रेकआउट यहाँ आया था 700 का, तब से अपन प्ले कर रहे हैं ये प्रीएम्प्टिव लेवल से। अब आइए पहले आप जेके पेपर पे बाउंस बैक कैसे प्ले करना चाहिए, जो कि बहुत लोगों की इच्छा होती है। ये पूरा आप देख रहे हैं जेके पेपर में डाउनसाइड करेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ 30% का, इसमें कहीं भी जहां सेलिंग एरिया आनी चाहिए थी वो इस एफईजी पे और इस एफईजी पे आनी चाहिए थी, नहीं आई दोनों पे। तो क्या हुआ, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ, शॉर्ट कवरिंग पहली कहां आनी चाहिए थी 50 वीक मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट 470, तो ये काम खत्म हो चुका है। तो अब जेके पेपर में आपके लिए बहुत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए ये ऊपर से सेलिंग आई और आज ये सेलिंग आ रही है। तो इट कैन रीटेस्ट 343, उसके बाद अगर तेज होना है तो यहां से होगा, नहीं तो इसी का ब्रेकडाउन देके वापस नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको बॉटम बाउंस करना ही है तो आपको एसईपीसी में करना चाहिए। पहली चीज ट्रिगर है, स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है, कल जब 990 में बाई दे रहा था तब भी यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था, कोई भी अनमिटिगेटेड एफईजी नहीं बचा है, इसने सब मिटिगेट कर दिया था और गैप के साथ खुला है। तो एसईपीसी बाई करके चलना है। ऊपर में पहले 50 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे जेके पेपर में आया 1220 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट 1550 का। जब भी आप कोई बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, पहले वीकली चार्ट लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कोई अनमिटिगेटेड लेवल तो नहीं है आपके टारगेट्स के बीच में। तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे है 50 वीक मूविंग एवरेज 1220, दूसरा है 50% 1550, दोनों में कहीं अनमिटिगेटेड लेवल नहीं है, सीधा सीधा अनमिटिगेटेड है 1880 पे। तो यहां तक स्टॉक मैं यही 2 लेवल मान के चल रहा हूं, यहां तक आएंगे, बट अनमिटिगेटेड इतना ऊपर है तो मेरे टारगेट अचीव होने में बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको पता है मेरा फेवरेट आईपीओ बेस ब्रेकआउट, वापस से आईपीओ बेस ब्रेकआउट सेकंड आ रहा है, पहले ये दिखा दूं। टाटा कैपिटल कल ये बाय भी दिया था उस पे न्यूज चैनल पे, आप देखो पहला बेस ये कंप्लीट करके ब्रेकआउट पुल बैक, ये सेकंड बेस कंप्लीट करके यहां से मूव आ रहा था तो यहां से बाय दिया था, टारगेट हो गया है। अगला 358 निकलता है तो 387 तक जाएगा। तो टाटा कैपिटल गुड आईपीओ बेस। सेकंड तो मुझे नॉट सो गुड, आपने इस पे मेरे को डांटा भी था कि सब लोग पूरी दुनिया बेचारे के पीछे पड़ी है, अब मैंने उसका पीछा छोड़ दिया, लेंसकार्ट। ये तो मैं पूछना भूल गई,
फंडामेंटली, हाँ, बट यस आप टेक्निकली मेरे बता को सब दीजिए। याद है मैडम। मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अभी मैं आपको ये समीर जी जो बता के गए ना, एफएमसीजी पे जीएसटी कट, इसकी मैं आपको अभी कहानी बता रहा हूँ। 3 दिन से घर वाली बात नहीं कर रही है। ओके। खैर, लेंस कार्ड पे आईपीओ बेस बना, ब्रेकआउट बना, यहाँ पे आके ये ऑलमोस्ट फेल होते होते ट्रैप बनाया, हायर लो बना और चला। आज अच्छे रिजल्ट की वजह से गैप अप मिला है। पुल बैक, अगर यहाँ पे ये मूविंग एवरेज कैचअप होते हैं और ये पुल बैक लेता है, आपको लेंस कार्ड बाई करके चलना चाहिए। 575 का जो जेफरीज का टारगेट आया है, ये बहुत आराम से आपका टेस्ट हो जाएगा। तीसरा, परसों हमने बीटीएसटी दिया था ग्रो, आईपीओ बेस ब्रेकआउट पहला यहाँ आया था, ये जो मार्क किया हुआ पड़ा हुआ भी है चार्ट पे, इसका टारगेट ये अचीव हुआ। अब हुआ क्या, यहां से मैं बार बार आपको दो ही चीज बोल रहा था, या तो 357 ये तोड़े तो ऑल टाइम लो खुले, या 179 तोड़े तो ये ऑल टाइम हाई खुले। यहाँ पे आके ये क्या कर रहा है, अगर आप लोअर डिग्री चार्ट पे देखें, डेली पे नहीं 75 मिनट पे, यहां से यहाँ ये पूरा पोल बना है और ये फ्लैग पैटर्न बना है। तो हमने परसों इसलिए यहाँ जाते जाते बीटीएसटी दिया था, कल 179.50 का अचीव हुआ। आज भी इनसाइड बार है लेकिन बुलिश बार है। जैसे ही ये निकलेगा, ये जितने यहाँ पे लोग हैं ये वापस री एंटर करेंगे ऊपर 193.80 तक के लिए। अब आए अगले आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे, जिसमें पहले भी मैंने अच्छा पैसा अपने क्लाइंट के लिए कमाया, दोबारा से ब्रेकआउट दे रहा है सीजी शिपिंग। लास्ट टाइम आपके ही चैनल पे यहाँ पे 39 डेज का आईपीओ बेस ब्रेकआउट 240 पे जब ये रेंज तोड़ रहा था, प्रीएम्प्टिव बाई मैंने दिया था यहाँ पे। 40% 50% रिटर्न इस पूरे मूव में मिला, जबकि री एंट्री 2 बार यहाँ मिली थी। अब क्या हो रहा है, वापस से सेकेंड आईपीओ बेस बन, ये दो बड़े कैंडल से ब्रेकआउट आया है। साथ में इनको एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर मिला है पोर्ट पे, 3 मिलियन टन इनके पास वो आना है, कार्गो शिपिंग आनी है एक्सक्लूसिवली 200 मीटर डेप्थ वाले जो वो होता है सेगमेंट, उसमें। मेरे को ये काउंटर क्यों पसंद है, माल कहाँ उतरेगा, माल उतरेगा पोर्ट पे। पोर्ट क्या है, ड्यूओपोली, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ इनकी सिनर्जी बहुत बेहतरीन बैठती है, इसलिए मेरे को ये काउंटर बहुत पसंद है। 23 दिन का कपनल पैटर्न है, पॉजिटिव न्यूज है। एसईपीसी जैसे 400 में बाई करना है, 371 का स्टॉप लॉस, 440 पे रिव्यू करेंगे। मैं टारगेट लगाने के बहुत फेवर में नहीं हूं, हर मूविंग एवरेज कैचअप पे टाइटनेस पे मैं बायर ही रहूंगा। तो कल एससीपीसी मेरी टॉपिक थी, 5-6% चल गई, आज सीजी शिपिंग है। इसके अलावा एक और कोई काउंटर था क्या, हाँ सीएनएक्स आईटी और एफएमसीजी था। सीएनएक्स एफएम, पहले आईटी ले लेता हूँ फिर एफएमसीजी लूंगा। सीएनएक्स आईटी, आपको याद है ये जो कपनल पैटर्न 163 दिन का वीकली पे फेल हो रहा था इस गैप डाउन के बाद, 37,000 पे अपने लेवल डिस्कस किए थे, 34,732, आज उसको गैप से तोड़ा है और सेकंड लेवल आ गया है। यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको शो के स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ से बाउंस बैक पे मैं आईटी 20 प्ले करना पसंद करूंगा, इंडिविजुअल काउंटर नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, सीएनएक्स एफएमसीजी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ये लेवल की ब्रेकडाउन पे कि 54,000 का यहाँ पे ये 54,142 का ब्रेकडाउन है, ये गैप के साथ ये नीचे 50,199 आएगा। इसमें क्या किया है, अगर आप इस दिन पे आओ, इस ब्लैक कैंडल वाले दिन पे आओ जो आज आईटी में बन रहा है, तो हम बात कर रहे होते हैं कि अभी नहीं बाई करना है। इस टाइप का ये बुलिश एविडेंस जैसे बने सीएनएक्स आईटी पे, आप केवल और केवल आईटी 20 बाई करना है, तो आपको ये 50 डे मूविंग एवरेज तक का बाउंस बैक मिल जाएगा। तो ट्रेड अबाउट टू हैपन, जैसे डेविड वीज कहते थे, ट्रेड अबाउट टू हैपन, तो ये वहां पर खड़ा है जहां ट्रेड अबाउट टू हैपन। एक बुलिश एविडेंस, ये गैप फिल करने के लिए बाई कर लेना। दूसरी चीज, उसका 50 डे मूविंग एवरेज पास में था, इसका 50 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो बाउंस बैक शायद आपको गैप फिल से ज्यादा मिलेगा। तो आईटी, फिर वही बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जगह अगर आप आईटी 20 प्ले कर लेंगे तो कोई भी चले, इन्फोसिस चले, टीसीएस चले, टेक महिंद्रा चले, इंडेक्स चल जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। तो लोएस्ट रिस्क एंट्री बुलिश एविडेंस पे इस पे ले लेना है। और दूसरा, जैसा समीर जी ने कहा कि आपका जीएसटी कम हुआ है तो आप एक ही जगह 2 या 3 कार नहीं खरीद लेंगे, और जीएसटी कम हुआ है तो आप दिन में 2 बार नहाने या ब्रश नहीं करने लगेंगे। फ्रिज में दिक्कत आ रही है, फ्रीजर का पानी नीचे फ्रिज